परछाई एपिसोड 267। अब आगे। अपने घर में विराज को देखकर वो लड़की हैरान रह जाती है। विराज काउच पर आराम से बैठे हुए कहता है, वेलकम टू योर ओन होम मिस अम्मम धृति। एम आई राइट? विराज की बात सुनकर उस लड़की की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। वो लड़की फौरन भागने के लिए पीछे मुड़कर दरवाजे की तरफ बढ़ती है, लेकिन अगले ही पल वो दरवाजे के सामने विराज को खड़ा पाती है। विराज बहुत तेजी से उस दरवाजे के सामने आ गया था। वो लड़की गुस्से से विराज को देखती है। विराज बिल्कुल शांत था, लेकिन उसकी आंखों में उस लड़की से जीतने की चमक थी। अब वो लड़की वहां से निकलने के लिए खिड़की की तरफ मुड़ती है। तभी विराज उस लड़की का हाथ पकड़कर एक झटके से उसे अपनी तरफ खींच लेता है। अगले ही पल वो लड़की विराज के बिल्कुल करीब उसकी पकड़ में थी। वो लड़की गुस्से से विराज को देखते हुए खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है। विराज को उसकी स्ट्रेंथ का एहसास हो रहा था, लेकिन विराज की पकड़ से छूट पाना किसी के लिए पॉसिबल नहीं था। विराज छटपटाती हुई उस लड़की को देखते हुए कहता है, लगता है तुम्हें बार बार मेरे करीब आना बहुत पसंद है। वो लड़की विराज को दूर धकेलने की नाकाम कोशिश करते हुए कहती है, क्या बकवास कर रहे हो? विराज कहता है, तुम अच्छे से जानती हो कि अगर तुम भागने की कोशिश करोगी तो मैं तुम्हें ऐसे ही पकड़ लूंगा। तो क्या तुम यही चाहती हो कि मैं? विराज की बातें सुनकर उस लड़की का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वो चिढ़कर कहती है, मुझे तुम्हारे पास आने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। विराज कहता है, तो फिर तुम पिछले कुछ दिनों से मेरा पीछा क्यों कर रही हो? और वो डायरी, वो भी तुमने ही मुझ तक पहुंचाई थी ना? ये सुनते ही वो लड़की अपने हाथ पैर मारना बंद कर देती है और विराज को हैरानी से देखने लगती है। उसे दूर दूर तक अंदाजा नहीं था कि विराज ये सब जानता है। आज तक कोई भी नहीं जान पाया था कि वो लड़की कौन है और कहाँ रहती है, लेकिन विराज उस तक पहुंच गया था। विराज एक हल्की स्माइल के साथ कहता है, क्या हुआ, शौक लगा? मेरी नज़र तुम पर तब से है जब से तुम मुझे जंगल में मिली थी। वो लड़की अब कुछ नहीं कह पा रही थी, लेकिन उसे समझ आ गया था कि वो विराज से बचकर कहीं नहीं जा सकती। वो लड़की कहती है, मुझसे क्या चाहते हो? विराज उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, फिलहाल तो तुम्हारा नाम जानना चाहता हूँ। मुझे यहाँ तुम्हारी एक किड मिली है। वैसे तुमने कोशिश अच्छी की थी, लेकिन ये फेक है। इसमें तो तुम्हारा नाम धृति है, जो कि फेक ही होगा। तो फिर तुम मुझे पहले अपना नाम बताओगी? उस लड़की को समझ नहीं आ रहा था कि कोई इतना स्मार्ट कैसे हो सकता है। उसकी इस इड को पुलिस भी पकड़ नहीं पाई थी, लेकिन विराज ने उसे पकड़ लिया। उसे विराज का इतना इंटेलिजेंट होना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। वो लड़की खामोशी से विराज को खा जाने नजरों से देख रही थी। अब विराज सख्ती के साथ कहता है, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, तो जल्दी करो। वो लड़की एक गहरी सांस लेकर कहती है, अंतरा नाम है मेरा। विराज आगे कहता है, मेरा पीछा क्यों कर रही हो? ये सवाल सुनकर अंतरा की आंखों के सामने कुछ सीन चलने लगते और कानों में बहुत से लोगों की दर्द से चीखने की आवाज गूंजने लगती है। अब अंतरा की आंखों में गुस्से से साथ दर्द भी था और वो उसी पल में खो गई थी। विराज ये सब अच्छे से नोटिस कर रहा था। कुछ देर बाद अंतरा होश में आती है और विराज को घूरते हुए कहती है, इससे ज्यादा मैं तुम्हें और कुछ नहीं बताऊंगी, चाहे तुम मेरी जान ही क्यों ना ले लो। अंतरा को देखकर साफ समझ आ रहा था कि उसके मुंह से कुछ भी निकलवाना इतना आसान नहीं है। विराज भी उसकी इतनी हिम्मत देखकर चौंक गया था। विराज अंतरा के और करीब जाकर कहता है, मेरा तुम्हें मारने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन अगर तुमने मुझे सच नहीं बताया तो? अंतरा अपना चेहरा पीछे करते हुए कहती है, ये तुम क्या कर रहे हो? विराज उसकी तरफ बढ़ते हुए कहता है, क्या किसी ने पहले कभी तुम्हें किस किया है? वो लड़की चिढ़कर अपनी आंखें बंद करके एक सांस कहती है, किसी ने मुझे तुम्हारी हिफाजत करने के लिए कहा है। अब विराज के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ जाती है। वो अगला सवाल करता है, मेरी हिफाजत, लेकिन किससे? अंतरा जवाब देती है, रेयांश सिंघनिया से। ये सुनकर विराज चौंक जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रेयांश से उसे कैसे खतरा हो सकता है। कुछ दिन पहले विराज ने ही तो रेयांश की जान बचाई थी। विराज उस लड़की से कहता है, मुझे रेयांश से खतरा क्यों है? और तुम्हें मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए किसने कहा है? मैं अपने लिए काफी हूँ। अंतरा कुछ सोचते हुए कहती है, ये मैं भी नहीं जानती कि वो कौन है, लेकिन उसने मेरी कमजोरी का फायदा उठाकर मुझे तुम्हारे पीछे जाने पर मजबूर कर दिया है। अंतरा को देखकर साफ समझ आ रहा था कि पिछले कुछ दिनों से वो जो कुछ भी कर रही थी, वो नहीं करना चाहती थी। विराज अब सोच में पड़ जाता है। उसे लगा था कि अंतरा से उसे अपने सवालों का जवाब मिल जाएगा, लेकिन अब वो और भी उलझता जा रहा था।
अंतरा चिढ़कर कहती है, अब छोड़ो मुझे। अंतरा की आवाज़ सुनकर विराज को एहसास होता है कि उसने कब से अंतरा की कमर को जोर से पकड़ा है। विराज धीरे से उसे छोड़कर 2 कदम पीछे ले लेता है। वो अंतरा के साथ ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन उसे रोककर रखने का दूसरा रास्ता विराज अपनाना नहीं चाहता था, क्योंकि इसे अंतरा को बहुत तकलीफ होती। कुछ देर खामोश रहने के बाद विराज कहता है, अपने बैग्स पैक कर लो, आज रात हम मनाली के लिए निकल रहे हैं। अंतरा कंफ्यूज होकर कहती है, हम? विराज उसे जवाब देता है, हाँ, मैं मनाली जा रहा हूँ। अब तुम मेरी जासूसी करने वहाँ जरूर जाओगी, तो बेहतर है मेरे साथ ही चलो, शायद मेरे किसी काम आ जाओगी। अंतरा कहती है, मनाली में क्या है? विराज कुछ सोचते हुए कहता है, मेरा इंट्यूशन कहता है इस कहानी से शुरुआत वहीं से हुई है, तो सॉल्यूशन भी वहीं से ढूंढना होगा। ये सुनकर अंतरा की आंखें और गहरी हो जाती है और उसके कानों में फिर से वही चीखें गूंजने लगती है। रात के 10 बजे थे। शहर में सन्नाटा था। अब साए के खौफ से लोग रात होने पर घर से बाहर नहीं निकलते थे। सारे घरों की लाइट्स भी ऑफ हो गई थी, लेकिन एक घर था जिसकी लाइट्स अभी भी ऑन थी। वो घर सृष्टि का था। सृष्टि और श्रेया दबे पांव घर से बाहर निकल रहे थे। यश सो गया था। वो नहीं चाहते थे कि यश को उनके बाहर जाने के बारे में पता चले। वो दोनों धीरे धीरे चलते हुए दरवाजे के पास पहुंचे ही थे कि तभी पीछे से यश की आवाज आती है, इतनी रात को तुम दोनों कहाँ जा रही हो? यश की आवाज सुनकर सृष्टि और श्रेया दोनों डिसअपॉइंटेड हो जाती है और पीछे मुड़ती है। सामने यश जमाहाय लेते हुए खड़ा था। कुछ देर बाद वो तीनों अभी भी लिविंग एरिया में खड़े थे, लेकिन सीन अब थोड़ा बदल गया था। कुछ देर पहले जहां यश जमाहाय ले रहा था, अब वो शॉक में था। श्रेया उदास होकर और सृष्टि अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए यश को देख रही थी। कुछ देर बाद यश उन दोनों पर गुस्सा करते हुए कहता है, क्या तुम दोनों का दिमाग खराब हो गया है, जो इतनी रात उस साए के बारे में पता करने जा रही हो? इससे पहले श्रेया यश की बातों से नर्म पड़ जाती, सृष्टि कहती है, हाँ, हम जा रहे हैं। तुम्हें चलना है तो चलो, वरना जाकर सो जाओ। ये कहकर सृष्टि श्रेया का हाथ पकड़कर वहां से जाने लगती है। यश भी उन दोनों पर गुस्सा करते हुए कहता है, हाँ हाँ, जाओ तुम दोनों, मैं यहाँ अकेले रह लूंगा। लेकिन कुछ देर बाद श्रेया, सृष्टि और यश तीनों रोड पर चल रहे थे। चलते हुए यश के चेहरे पर गुस्से और डर का भाव था। वो अकेले उस घर में रुकने की हिम्मत नहीं कर पाया, क्योंकि उसे वेरोनिका याद आ रही थी। अब यश के पास उन दोनों के साथ जाने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। श्रेया और यश समझ नहीं पा रहे थे कि सृष्टि उन्हें कहाँ लेकर जा रही है। थोड़ी देर बाद वो तीनों रोड से जंगल के अंदर आ जाते हैं। श्रेया सृष्टि से कहती है, सृष्टि, हम कहाँ जा रहे हैं? सृष्टि तेजी से आगे बढ़ते हुए कहती है, कुछ दिन पहले मैं जंगल के अंदर एक बाबा से मिली थी। तब वो बाबा कुछ अजीब अजीब बातें कर रहे थे। वो आ गया, वो क्या, ऐसा ही कुछ। तब मुझे वो पागल लगे थे, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि शायद उन्हें इस साए के बारे में कुछ पता होगा। यश चिढ़कर कहता है, तुम रात को जंगल में क्या करने आई थी? सृष्टि खुश होकर कहती है, उस रात मैं अपने दोस्तों के साथ एक पार्टी में थी। हमने अपने एक दोस्त को रात में जंगल के अंदर जाने का डेयर दिया था और मैं उसे जंगल के अंदर डराने आई थी। तुम्हें पता है, वो बेचारा डरते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और मैं खूनी वधू बनकर उसके सामने आ गई। बेचारा डर से बेहोश हो गया। ये सुनकर यश और श्रेया दोनों के कदम रुक जाते हैं और वो दोनों आंखें फाड़कर सृष्टि को देखने लगते हैं। सृष्टि भी रुक जाती है और पीछे मुड़कर उनसे कहती है, अरे डरो मत, मैं तुम लोगों के साथ ऐसा नहीं करूंगी। यश श्रेया के पास जाकर उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, श्रेया, याद रखना, हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं। मुझे इस भटकती आत्मा के साथ अकेले मत छोड़ना। श्रेया भी घबराते हुए हाँ में अपना सर हिला देती है और वो सब आगे बढ़ जाते हैं। कुछ देर बाद वो तीनों एक गुफा के बाहर आकर रुक जाते हैं। उस गुफा को देखकर सृष्टि एक्साइटेड हो जाती है, लेकिन श्रेया और यश घबराने लगते हैं। सृष्टि उन दोनों की तरफ देखकर कहती है, अंदर चले। श्रेया अब बहुत कंफ्यूज लग रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो हाँ कहे या ना। यश ने पूरे रास्ते अपना एक्सपर्ट ओपिनियन देकर श्रेया को भी बहुत डरा दिया था। यश मन ही मन प्रे कर रहा था कि श्रेया गुफा के अंदर जाने से मना कर दे, लेकिन इससे पहले श्रेया कुछ कह पाती, सृष्टि उसका हाथ पकड़कर उसे गुफा के अंदर ले जाती है। यश भी श्रेया के साथ ही खींचते हुए गुफा के अंदर चला जाता है। गुफा के अंदर बिल्कुल अंधेरा था। वो तीनों अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट की मदद से देखते हुए आगे बढ़ रहे थे। वो गुफा ज्यादा गहरी नहीं थी। कुछ कदम चलकर ही वो तीनों गुफा के अंदर पहुंच जाते हैं।
गुफा के अंदर और भी ज्यादा अंधेरा और खामोशी थी। वो तीनों कंफ्यूज होकर अपने आसपास देख रहे थे। तभी उन्हें एक आदमी गरजती हुई आवाज सुनाई देती है, जो गुफा की दीवारों से टकराकर वहां गूंज रही थी। उस आवाज सुनकर वो तीनों कांप जाते हैं। वो आवाज कहती है, तो आखिर तुम लोग आ हो गए, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। वो तीनों खुद को संभलाते हुए फ्लैश लाइट्स उस तरफ फोकस करते हैं जहां से वो आवाज आ रही थी। अपने सामने देखकर वो तीनों घबरा जाते हैं। वहां एक बहुत बड़ा सा पत्थर था जिस पर एक अघोरी बैठे थे। उस अघोरी के बाल बिखरे हुए थे जिनकी जटा बन गई थी। इस स्थल में उन्होंने बस एक लंगोट पहनी हुई थी। उनका शरीर काफी दुबला पतला था और उन्होंने अपने पूरे शरीर में राख लगा रखा था। दिखने में वो अघोरी बहुत भयानक लग रहे थे। वो अपनी तेज और खतरनाक आंखों से श्रेया को देख रहे थे। एपिसोड 268। अब आगे। जब श्रेया, सृष्टि और यश फ्लैश लाइट को उस आवाज की तरफ फोकस करते हैं तो देखते हैं कि सामने पत्थर पर एक अघोरी बैठे थे। दिखने में वो अघोरी बहुत भयानक लग रहे थे और वो अपनी तेज और खतरनाक आंखों से श्रेया को ही देख रहे थे। उन्हें देखकर वो तीनों बुरी तरह से डर जाते हैं। श्रेया सृष्टि की तरफ झुककर फुसफुसाते हुए कहती है, क्या तुम हमें इनसे मिलाने वाली थी? सृष्टि भी डरते हुए धीमी आवाज में कहती है, नहीं यार, मैं तो जंगल में किसी और से मिली थी। वो तो एक बाबा थे और ये कहते हुए सृष्टि रुक जाती है। यश तो इस वक्त होश में ही नहीं था। अघोरी को देखकर वो डर से कांप रहा था। सृष्टि हिम्मत जुटाकर अघोरी से कहती है, सॉरी, लगता है हम यहाँ गलती से आ गए हैं। श्रेया भी जोर से अपना सर हाँ में हिलाती है। फिर वो तीनों पीछे मुड़कर वहां से जाने लगते हैं। यश तो सबसे आगे चलते हुए लगभग भाग ही रहा था। तभी उन्हें फिर से वही गरजती हुई आवाज सुनाई देती है, तुम बिल्कुल सही जगह आए हो, तुम्हें यही होना चाहिए था। वो आवाज सुनकर उन तीनों के कदम रुक जाते हैं। सृष्टि और श्रेया सवालिया नजरों से एक दूसरे को देखने लगते हैं। यश भी उन दोनों को देखते हुए बस यही दुआ कर रहा था कि वो दोनों पीछे ना मुड़े, लेकिन उसकी दुआ कबूल नहीं होती। श्रेया और सृष्टि पीछे मुड़कर उस अघोरी की तरफ देखने लगते हैं। ये देखकर यश डिसअपॉइंटमेंट से अपनी आंखें बंद कर लेता है। श्रेया और सृष्टि फिर से उस अघोरी के पास जाते हैं। यश के पास भी उनके साथ जाने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। पहली बात, वो श्रेया और सृष्टि को ऐसे अकेले छोड़ नहीं सकता था, और उससे भी बड़ी बात यश की वहां से अकेले जाने की हिम्मत ही नहीं थी। वो तीनों उस अघोरी के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं। सृष्टि हिम्मत करके कहती है, उस रात जब मैं गुफा के बाहर थी तब वो अघोरी सृष्टि की बात बीच में ही काटते हुए कहते हैं, वो मेरा शिष्य था। श्रेया उस अघोरी से आगे कहती है, आपने ऐसा क्यों कहा कि हमें यही होना चाहिए था? क्या आप जानते हो हम क्या ढूंढ रहे हैं? वो अघोरी कहते हैं, तुम लोग उस साए के बारे में जानना चाहते हो? अघोरी का जवाब सुनकर वो तीनों हैरान रह जाते हैं। यश डरते हुए उनसे कहता है, आपको कैसे पता? अघोरी यश के सवाल का जवाब नहीं देते। श्रेया कहती है, क्या आप उसके बारे में जानते हैं? अघोरी कहते हैं, हाँ मैं जानता हूँ, और तुम्हें यही बताने के लिए अब तक यहाँ रुका हूँ। ये सुनकर सृष्टि की आंखें छोटी हो जाती है। उसे अघोरी का जवाब बहुत अजीब लगता है। श्रेया बिना वक्त गंवाए कहती है, वो कौन है और लोगों को क्यों मार रहा है? वो अघोरी कहते हैं, वो एक प्रेत है जो 1000 सालों से भटक रहा है। उसे किसी ने कुछ अघोरियों की मदद से कैद किया था। सालों तक कैद में रहने से उसकी शक्तियां कम हो गई थी, इसलिए खुद को ताकतवर बनाने के लिए वो लोगों की जीवन ऊर्जा उनसे छीन रहा है। कि सुनकर श्रेया और उसके दोस्तों की आंखें हैरानी से और बड़ी हो जाती है। श्रेया कहती है, 1000 साल पुराना प्रेत? वो अपना सर खुजाते हुए आगे कहती है, वैसे ये प्रेत क्या होता है और वो यहीं क्यों आया है? वो अघोरी कहते हैं, जब किसी मनुष्य की इच्छा पूरी हुए बिना उसकी मृत्यु हो जाती है तो वो प्रेत योनि में चला जाता है और फिर अलग अलग माध्यम से अपनी इच्छा या लक्ष्य पूरा करने की कोशिश करता है। इसकी मृत्यु भी 1000 साल पहले अपनी कुछ इच्छाओं के साथ हुई थी, इसलिए वो भी प्रेत योनि में चला गया था। लेकिन ये कहते हुए अघोरी खामोश हो जाते हैं। यश, सृष्टि और श्रेया एक साथ कहते हैं, लेकिन क्या? अब यश को भी इस स्टोरी में इंटरेस्ट आने लगा था। अघोरी आगे कहते हैं, 1000 साल पहले एक तांत्रिक था जिसका नाम मारीच था। उसने अपने स्वार्थ के लिए अपना वंश खत्म करने की कोशिश की। जब वो अकेले ये काम नहीं कर पाया तो उसने इस काम के लिए कुछ खतरनाक प्रेतों को चुना। उनमें से एक प्रेत ये भी था। अघोरी आगे कहते हैं, ये प्रेत हिमालय की पहाड़ी के पास के एक गांव में अपना कहर बरपा रहा था और अपना मकसद पूरा करने की कोशिश कर रहा था।
ये बहुत खतरनाक था, इसलिए मारीच ने इसे चुना था। मारीच एक बहुत बड़ा तांत्रिक था। उसने इस प्रेत को अपने मकसद से जोड़ दिया और ये प्रेत अपना मकसद छोड़कर मारीच में मकसद से जुड़ गया। ये सुनकर यश का मुंह बन जाता है। वो शिकायत भरी अंदाज में कहता है, उसे पहले अपना काम करना चाहिए था ना। अघोरी कहते हैं, नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता था। मारीच में अपने तंत्र से उसे अपने मकसद से जोड़ दिया था। वो मारीच के दिए काम से खुद को आज़ाद नहीं कर सकता था। उस प्रेत ने मारीच के वंशजों को मारना शुरू कर दिया, लेकिन तभी उसे पता चला कि मारीच का एक वंशज उसके बहुत काम आ सकता है। इसीलिए वो प्रेत उस वंशज का इंतजार करने लगता। तो क्या उसे वो वंशज मिला? श्रेया क्यूरियस होकर कहती है। अघोरी जवाब देते हैं, हाँ, उसे वो लड़की मिली जिसकी उस प्रेत को जरूरत थी। उसने उस लड़की को अपने साथ ले जाने की कोशिश भी की थी, लेकिन उसके पति ने उस लड़की की रक्षा की और उस प्रेत को कुछ अघोरियों की मदद से कैद कर लिया। श्रेया आगे कहती है, तो क्या वो प्रेत फिर से उसी लड़की को ढूंढ रहा है? अघोरी कहते हैं, वो प्रेत मारीच के तंत्र की वजह से उस लड़की से जुड़ा था। मारीच के अंत के साथ वो तंत्र भी समाप्त हो गया। अब वो प्रेत अपना पुराना मकसद पूरा करना चाहता है, जिसके साथ उसकी मौत हुई थी। लेकिन हाँ, इस काम के लिए उसे किसी की जरूरत है और वो उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। सृष्टि कहती है, उसका मकसद क्या था और उसे किसकी जरूरत है? अघोरी कहते हैं, कुछ सवालों के जवाब इंसान को स्वयं ढूंढना होता है। यश थोड़ा घबराते हुए कहता है, अगर आपको पता है तो आप ही हमें क्यों नहीं बता देते? वो अघोरी उन तीनों को देखते हुए अपने मन में कहते हैं, क्योंकि सच को ढूंढते हुए ही तुम लोग उस लायक बन पाओगे कि उसका सामना कर सको। अभी तुम में से कोई भी तैयार नहीं है। ये सोचते हुए अघोरी श्रेया को देखते हैं, जो नर्वसनेस से अपने नाखून चबाते हुए गुफा पर अपनी नजरें दौड़ा रही थी। श्रेया को देखते हुए अघोरी अपने मन में कहते हैं, पद्मिनी ने कहा था उनका वंश आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन ये इस तरह से होगा उन्होंने सोचा नहीं था। इस लड़की में युवराज और सुहानी के साथ साथ उनकी शक्तियों का भी अंश है, लेकिन ये इन सब से अनजान है। सृष्टि कंफ्यूज होकर कहती है, आपने ऐसा क्यों कहा कि आप हमें यही बताने के लिए यहाँ रुके थे? क्या आप हमें जानते हो? वो अघोरी कहते हैं, तुम चारों अब इस कहानी का हिस्सा बन चुके हो और अब तुम चाहकर भी पीछे नहीं हट सकते। यश को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो इन सब में शामिल नहीं होना चाहता था, इसलिए अघोरी की बातें उसे डरा रही थी। वही श्रेया कंफ्यूज होकर एक बार यश की तरफ, एक बार अपनी तरफ, फिर एक बार की सृष्टि की तरफ अपनी उंगली पॉइंट करती है और फिर अघोरी से कहती है, लेकिन हम तो सिर्फ 3 हैं ना, आपने 4 क्यों कहा? श्रेया का सवाल सुनकर अघोरी के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ जाती है। वो तीनों इस बात से अनजान थे कि रेयांश उनका पीछा करते हुए गुफा तक आ गया था। अघोरी को वो आखिरी बात सुनकर रेयांश भी चौंक जाता है। उसे लगा नहीं था कि अघोरी को उसकी मौजूदगी का एहसास हो जाएगा। विराज के साथ साथ रेयांश ने भी सृष्टि के घर के बाहर कुछ लोग लगा रखे थे। उन लोगों ने रेयांश को श्रेया और उसके दोस्तों के रात को बाहर जाने की बात बताई थी। रेयांश के आदमियों ने विराज के लोगों को उलझा दिया था और रेयांश श्रेया का पीछा करते हुए यहाँ तक आ गया था। जब उसने श्रेया और उसके दोस्तों को गुफा में जाते देखा तो उनकी सेफ्टी के लिए वो उनके पीछे पीछे आ गया और अघोरी की सारी बातें सुनने लगा। रेयांश को पता था कि वो पकड़ा गया है, लेकिन फिर भी वो वहां से नहीं जाता। सृष्टि अघोरी से कहती है, वो साया तो पहले देहरादून में था ना, फिर वो शिमला के उस विशिंग वेल में क्यों आ गया? अघोरी कहते हैं, उसके और उस घर में बहुत से रहस्य छुपे हुए हैं। वो जगह काली शक्तियों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। यही वजह थी कि मारीच ने अपनी तपस्या के लिए उस जगह को चुना था और अब ये प्रेत भी वहीं आ गया है। उस कुएं और घर का रहस्य सुलझाकर ही तुम लोग आगे बढ़ पाओगे। श्रेया सोचते हुए फिर से कुछ कहने ही वाली होती है, तभी अघोरी कहते हैं, तुम्हें जितनी आवश्यकता थी तुम जान चुके हो, अब आगे का रहस्य तुम्हें खुद सुलझाना है। ये कहकर वो अघोरी अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और श्रेया अपना सवाल अपने मन में लिए उन्हें देखती रह जाती है। अघोरी के शांत होते ही रेयांश वहां से निकल जाता है। अभी भी श्रेया और सृष्टि के मन में कई सवाल थे, लेकिन वो अपना सवाल नहीं पूछ पाते। यश श्रेया को पोक करके धीमी आवाज में कहता है, अब चले। ये सुनकर वो तीनों भी वहां से उठकर निकल जाते हैं। श्रेया, यश और सृष्टि तीनों सड़क पर चलते हुए घर जा रहे थे। श्रेया और सृष्टि अघोरी की बताई बातों के बारे में सोच रहे थे और यश डिप्रेशन में था। वो तीनों खुद में इतना खोए हुए थे कि एक दूसरे से बात करना तो दूर, उन्हें इस बात का भी ख्याल नहीं था कि रात के वक्त वो उस साय का शिकार बन सकते हैं। वो तीनों अपने ख्यालों में खोए हुए चल ही रहे थे
तभी एक तेज कार उन तीनों के पास आकर रुक जाती है। अचानक से उस कार की आवाज सुनकर वो तीनों अपने ख्यालों से बाहर आते हैं और चीख पड़ते हैं। उनको चीखते देख रेयांश इरिटेट हो जाता है। वो पहले ही उन तीनों की इस लापरवाही की वजह से उनसे नाराज था। रेयांश कार से बाहर निकलता है। रेयांश को देखकर वो तीनों चैन की सांस लेते हैं, लेकिन अगले ही पल उनका ब्लड प्रेशर फिर से बढ़ जाता है। उन्हें एहसास होता है कि उनके सामने रेयांश सिंघनिया खड़ा है, जो उन्हें गुस्से से घूर रहा है। उन्हें याद आता है कि रेयांश ने उन्हें रात में बाहर निकलने आए साफ मना किया था। वो तीनों किसी शरीफ बच्चे की तरफ अपना सर झुकाकर वहां खड़े हो जाते हैं। दूसरी तरफ मनाली के रनवे में एक प्राइवेट जेट लैंड करती है। कुछ ही देर बाद विराज उस प्राइवेट जेट से बाहर निकलता है। विराज के पीछे अंतरा भी बाहर आती है। अंतरा विराज के पीछे उसे गुस्से से घूरते हुए चल रही थी, जिसका विराज को पूरी तरह एहसास था, लेकिन वो कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा था। विराज जल्द से जल्द किसी से मिलना चाहता था। वहां से कुछ ही दूर कुछ गाड़ियां खड़ी थी और उन गाड़ियों के आसपास 3PC सूट में कुछ लोग थे। ये लोग विराज को रिसीव करने आए थे। विराज की कार के पास पहुंचते ही एक पतला दुबला घुंघराले बाल वाला आदमी उसके पास आता है। ये रॉबिन का खबरी रोशन था। रोशन विराज को ग्रीट करते हुए कहता है, हेलो सर, कैसे हैं आप। इससे पहले विराज कुछ कह पाता, अंतरा बड़ी सख्ती से विराज से कहती है, हम इसी वक्त वहां चलेंगे। तुम्हें जितना सच पता करना है अभी कर लो, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। अंतरा के इस एटीट्यूड को देखकर रोशन चौंक जाता है। उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई विराज से इस तरह से बात कर सकता है। कुछ ही देर बाद रोशन के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वो अंतरा से कहता है, वेलकम भाभी जी। रोशन के मुंह से भाभी सुनकर अंतरा पहले तो चौंक जाती है, फिर गुस्से से उसे घूरने लगती है। अंतरा को इस तरह घूरते देखकर रोशन डर जाता है और फिर वो विराज को देखने लगता है, जो बिना किसी एक्सप्रेशन के उसे ही देख रहा था। आगे की स्टोरी के लिए कमेंट कीजिए।